बहुत सारे फ्रॉड। अब मैं अगर उनको गिनाने जाऊं तो बहुत सारे फ्रॉड हैं। पहला तो मैं ये बिल्डर्स जो रीडेवलपमेंट करते हैं वहां पे फ्रॉड हो जाता है। रीडेवलपमेंट एक तो एसआरए वाला रीडेवलपमेंट तो बहुत छोटा हिस्सा है। आमतौर पे तो जो नॉर्मल रीडेवलपमेंट जो जुनी बिल्डिंग होती है, पुरानी बिल्डिंगें हो गई जिनको तोड़कर बनाए जा रहे हैं, एसआरए रीडेवलपमेंट में फ्रॉड होता है। हमारे सामने इतना बड़ा केस है एचडीआईएल का, वो तो एसआरए किंग ही माने जाते थे एक टाइम पे, और आज कहाँ हैं वो भी देखिए आप, जेल में बैठे हैं दोनों बाप बेटे। आप तो जानते थे सारंग वाधवान की गाड़ी जब निकलती थी बांद्रा से तो पूरी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, ना यहाँ से कोई गाड़ी आएगी ना यहाँ से कोई गाड़ी आएगी। जब उनका खुलता था तो वो भी एक क्या कहते हैं एकदम एक दौर था, वो दौर था, और आज वो दौर है कि उनको जेल में बैठे हैं दोनों बाप बेटे। 16 के पहले 2016 में रेरा एक्ट आया, उसके पहले जो फ्रॉड था उसका आज 10%। नहीं तो पहले ऐसे था कि बिल्डिंग भैया 20 साल तक नहीं बनती थी, 30 साल तक नहीं बनती थी। आज भी वो केसेस चल रहे हैं। 20 30 साल से बिल्डर ने पैसे ले लिया है, बिल्डिंग नहीं बना रहा है। फ्रॉड सबसे बड़ा आज जो हम फेस कर रहे हैं मुंबई शहर में है कि बहुत सी बिल्डिंगें बना दी बिल्डर ने, लोग चले गए रहने के लिए, पर बिल्डिंगों में ओसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना रहना बहुत ही रिस्क होता है, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी बीएमसी ने सर्टिफाई ही नहीं किया है कि इस इमारत में लोग रह सके, ये इमारत रहने लायक है, ये सर्टिफाई नहीं किया है, और फिर भी लोग रह रहे हैं। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे महारेरा में रजिस्टर करना है, और महारेरा में रजिस्टर करने के बाद जब महारेरा नंबर मिलता है उसी के बाद वो बिल्डिंग वाला जो बिल्डर है वो एडवर्टाइज कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है और सेल कर सकता है। बिना महारेरा के सर्टिफिकेट के, रजिस्ट्रेशन के, अगर कोई भी बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घर बेचता है तो वो गैर कानूनी कर रहे थे। 2 दिन पहले ही एक महारेरा का सर्कुलर आया, जिसके तहत पहले हम कहते थे कि महारेरा ऑर्डर तो पास कर देती है पर वो टूथलेस टाइगर है, उसके पास कुछ अधिकार नहीं है, पर ये भी चेंज हो गया है। महारेरा को सिविल कोड के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत डिसीजंस और डिक्री देने का ऑर्डर मिल गया है। यहाँ तक कि वो अब कोई भी बिल्डर उनके जो ऑर्डर नहीं मानता है, नॉन एग्जीक्यूशन के लिए सिविल कोर्ट में रेफर करेगी, और सिविल कोर्ट क्योंकि, और वो भी इसलिए सिविल कोर्ट में रेफर करेगी क्योंकि महारेरा के पास खुद के जेल नहीं है। वहां पे सिविल कोर्ट में जो सिविल प्रिजन्स है वहां पे उनको जेल में रख सकते हैं। आवास योजना जो है उसके तहत सब्सिडी मिलती है। वो क्या करते थे, वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिली है, अचानक उसको कैंसिल कर देते, आपने जो पैसा दिया, और वापस से आपको ही या किसी और को महंगे रेट में बेचते, बोलते कि नहीं कोई तो रीजन की वजह से पीएमएवाई का घर कैंसिल हो गया। तो ये एक फ्रॉड कर रहे थे। और दूसरा वो क्या कर रहे थे कि जो पार्किंग है, नॉर्मली आप पार्किंग जो ओपन पार्किंग होती है आप उसको बेच नहीं सकते। आप ओपन मतलब जिसके ऊपर छत नहीं है, मतलब जो सीलिंग नहीं है, जो सीलिंग है वो नहीं। आप स्टैक पार्किंग या जो मैकेनाइज पार्किंग होती है अंदर वाली, जो कवर्ड है, गराज है, उनको बेच सकते हैं। कास्ट आयरन की स्ट्रक्चर थी इंडिया की कहो तो, वो वही होटल था, मुझको उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो वही होटल था जहाँ पर कहा जाता है रतन टाटा को एंट्री नहीं मिली थी तो उन्होंने ताज बनाया था। ये पता है, काला घोड़ा के बिल्कुल सामने, एकदम काला घोड़ा के सामने। गल्फ में अगर आप जाएं तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बना देती है, पानी दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी दे देती है, शहर खुद बच जाता है। एब्सोल्युटली। यहाँ उल्टा चलता है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, पहले घर बनेगा, इंडिया नहीं, आप मुंबई में ऐसे होता है, यहाँ पर पहले झोपड़ा बनता है, फिर उसके बाद में वो झोपड़ा जैसे बन गया वो वोट बैंक बन जाता है। वोट बैंक बन गया तो उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, उसको पानी मिल जाती है, उसके लिए वहां पे रोड बन जाएगा, और फिर वो झोपड़ा टूटेगा तो वो जो हमारे प्राइवेट लैंड पे हो या गवर्नमेंट लैंड पे उसको फ्री में घर भी मिलेगा। कहीं नहीं होता, कहीं किसी देश के किसी और हिस्से में जितने ज्यादा झोपड़ी दिखाओगे उतना ज्यादा आपको एफएसआई मिलेगा बेचने के लिए। यानी अगर आपने 10 झोपड़ी दिखाया और 10 झोपड़ी बनाने के लिए आपको 1000 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट जगह मिला तो उतना, मतलब उतना ही या उसका आधा आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा झोपड़ी उतना ज्यादा आपको जगह मिल रहा है बेचने के लिए, स्पेस मिल रहा है बिल्डर को बेचने के लिए। तो उस बिल्डर ने क्या किया था, अपने आप को छोड़कर उसने अपने परिवार में सबको स्लम डवेलपर बता दिया था। अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने बाप को, भाई को, अपने ड्राइवर को, अपने सीए को, अपने वॉचमैन को, सबको स्लम डवेलपर बता दिया था। और उसने ये बिल्डिंगें बनाई थी, और उसमें इसने ये तक किया था कि तबेलों को अलॉट किया था। तो मैंने देखा कि तबेला अलॉटेड है 3rd फ्लोर पे मेरे ख्याल से, तो मैं क्या भैंस या तो लिफ्ट से जाएगी या तो सीढ़ियों से जाएगी, तबेला है तो, पर वहां गया तो तबेला नहीं था कोई। मंदिर अलॉट किया है
तो सेकंड फ्लोर पे गए तो देखा कि भाई मंदिर तो था नहीं, वहां पे घर था या ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजें थी। कोई पहचान वाले का फोन चोरी कर लिया था किसी ने, अच्छा, तो उसने चोर को पकड़ा, लेके गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने उसी का फोन ले लिया, बोला। और वो कब से 20-25 दिन के बाद मुझे उसने फोन किया कि भैया पुलिस, और महाराष्ट्र में लड़का, अच्छा। ऐसा भी नहीं कि मतलब ये पढ़ा लिखा इंजीनियर है, उसका फोन ले लिया, पुलिस वाले दे नहीं रहे, उसको बोला कि जाओ ये एडवोकेट के पास जाओ, एडवोकेट के थ्रू लो। हमने सोशल मीडिया पर लिखा ओपनली, और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ। फिर पुलिस ने खुद फोन किया मुझे, पुलिस स्टेशन से मुझे खुद, कंट्रोल रूम से मुझे नेक्स्ट डे फोन आया सुबह, और उसी रात को ट्विटर पे भी मुझे उन्होंने मैसेज भी किया कि सर हमने दादर पुलिस स्टेशन बोल दिया और हो जाएगा। कल वो बंदे, परसों मैंने डाला था, कल वो बंदे को फोन मिल गया। अब मैं यही कह रहा हूं, अगर जर्नलिस्ट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हाय, आज के हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर वरुण सिंह, जिन्होंने कई न्यूज़पेपर में, पब्लिकेशंस में वो एक उन्होंने लीड किया है, बल्कि वो हेड भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी एडिटर भी रहे हैं, डीएनए मिड डे हो गया, और फिर उन्होंने फिर मुंबई मिरर टाइम्स ग्रुप का जो सप्लीमेंट, उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। तो आज हम उनसे बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आम लोगों को अक्सर पता नहीं होती, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा मुद्दा है जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, तो मकान को लेकर ये रिलेटेड है पूरी चीजें। तो वरुण जी, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार किया। तो वरुण जी, पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जर्नलिज्म में आने के बाद स्टार्टिंग से आप रियल एस्टेट को कवर करते हैं या पहले किसी और बीट में? देखिए, मैंने 2005-06 में मिड डे ज्वाइन किया, और सबसे पहला जो मुझे बीट दिया गया था वो था मिड डे का एक सप्लीमेंट आता था मेट्रो करके उस वक्त, और मुझे मुलुंड, पवई, थाने, ये सारा एरिया था, तो वहां पे कुछ 1 साल तक ये सब कवर करने, यानी कम्युनिटी एक सो कॉल्ड बीट थी। तो वहां से फिर मैं मिड डे में आया, तो मिड डे में जब मैं पहले आया तो मुझे कम्युनिटी जो बीट होती है, क्योंकि कोई कम्युनिटी कवर नहीं करना चाहता था, तो मुझे कम्युनिटी और कम्युनिटी मीन टू से जो सोसाइटीज, हाँ, नहीं, हाउसिंग सोसाइटी नहीं, अच्छा, कम्युनिटी मतलब कम्युनिटीज हो गए, अच्छा, जो रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी है, जो सेक्शन बेस्ड कम्युनिटी है, जो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो ईस्ट इंडियन हो, चाहे कोली हो, चाहे वो चाहे ओरिजिनल हो या रिलीजियस हो, यस रिलीजियस हो, तो फिर वो उसमें मैं ये भी कवर किया करता था। वो इज्तिमा जो होते थे तो उसके बारे में भी न्यूज होती थी, और मिड डे में बहुत अच्छे न्यूज उस वक्त जाते थे, और उसी के साथ मुझे रियल एस्टेट भी दिया गया, क्योंकि आज जिस तरीके से हम रियल एस्टेट देखते हैं, आज से 20 साल पहले रियल एस्टेट रिपोर्टिंग वैसे नहीं हुआ करती थी। रियल एस्टेट रिपोर्टिंग बहुत अलग थी। मैं गिन के, हम 3 या 4 रिपोर्टर थे। मैं मिड डे के लिए लिखता था, राजश्री मेहता थी एक, और नौजर भरूचा जो अभी भी है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। तो ऐसे हम लोग गिन के 4-5 रिपोर्टर थे, और बिजनेस न्यूज़पेपर्स में खास करके फोकस हुआ करता था। पर रेगुलर न्यूज़पेपर्स जो थे, जो जनरल न्यूज़पेपर्स जिन्हें हम कहते हैं, टाइम्स हो गया, मिड डे हो गया, मुंबई मिरर हो गया, यहाँ पर बहुत रियल एस्टेट को इतना फोकस नहीं किया जाता, तो हमेशा कोई ना कोई और एक बीट दी जाती थी। तो कम्युनिटी से शुरू किया मैंने, 1 साल तक वो किया, उसके साथ रियल एस्टेट दिया गया, और रियल एस्टेट 1 साल करते करते मुझे रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स दे दिया गया मिड डे में। तो मैं 10-11 साल मिड डे में था। फिर वहां पर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट करके रहा। वहां से फिर मैं एशियन एज डेक्कन क्रॉनिकल का जो है वहां गया, वहां चीफ रिपोर्टर था। वहां से मैं डीएनए में गया एज असिस्टेंट एडिटर, और फिर जब डीएनए बंद हो गया तो मैंने फ्रीलांस करना शुरू किया। तो मुंबई मिरर में जब कुछ महीने किए, जब तक वो बंद नहीं हुआ, और फिर एचटी के लिए किया मैंने, फिर स्वराज्य मैगजीन के लिए किया, और मेरा खुद का जो वेबसाइट है मैंने वो 2019 अक्टूबर में शुरू कर दिया, squarefeetindia.com। squarefeatindia.com का मेन फोकस यही है कि काफी फेमस है एक्चुअली, लोग उसको काफी पसंद करते हैं, क्योंकि खुद मैं भी उसको अक्सर दिखता हूँ। उसमें सिर्फ रियल एस्टेट न्यूज है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं घर बेच रहा हूँ, क्या? मैं घर नहीं बेचता, मुझे ब्रोकरेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रोकरिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगता है, वो मैं नहीं कर सकता, और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। मेरा काम है न्यूज देना, और वो रियल एस्टेट की न्यूज के बारे में होता है। तो ये है मेरा जर्नी। इस तरह से आप ये रियल एस्टेट की दुनिया में आए, मतलब इसकी रिपोर्टिंग की दुनिया में। जैसे कि रियल एस्टेट एक अहम मुद्दा है इंसानों की, मतलब रियल एस्टेट मतलब घर को लेकर, घर हो या दुकान हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगाते हैं, और उसका एक, और मुझे लगता है कि हर एक कॉमन इंसान का, या अमीर हो या उनका घर एक ड्रीम जगह है, जगह वो अपनी जिंदगी को गुजारने की सोचता है। बिल्कुल। तो इसमें जो फ्रॉड जो आते हैं, फ्रॉड भी होते हैं काफी, हमने बहुत सुने होंगे। तो मैक्सिमम जो ज्यादा फ्रॉड किस तरह के आपके सामने आज तक आए हैं? देखिए, एक चीज तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा ना, रियल एस्टेट, रोटी कपड़ा मकान, पर जर्नलिज्म में और आम इंसान के जहन में
रियल एस्टेट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था कुछ सालों पहले तक, खास करके जर्नलिज्म में तो नहीं था। ये धीरे धीरे करके लोगों के मतलब शायद हो सकता है कि हम लोगों ने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की कि लोगों के कि न्यूज़पेपर्स में, हर न्यूज़पेपर में, यहाँ तक कि हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी जहां पर पहले नहीं होता था रिपोर्टर रियल एस्टेट या हाउसिंग के लिए, वहां पर भी आने लग गया। और खास करके जो लोगों के अंदर स्पेंड करने की जो ताकत आई, क्योंकि इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथन हुई है, तो लोगों के अंदर स्पेंड करने की जो ताकत आई, तो रियल एस्टेट में लोगों ने स्पेंड किया। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं तो वो आपको अच्छा रिटर्न्स भी देता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो। पर जैसा मैंने कहा कि 90% लोग जो रियल एस्टेट में आते हैं वो एक ही मकसद से आते हैं कि उन्हें अपना एक घर लेना है। और आमतौर पर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली को देखेंगे तो अपनी जिंदगी भर में एक ही घर ले पाता है, और वो एक घर लेने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ तो मुंबई जैसे शहर में माचिस के डिबिया के घर की भी कीमत करोड़ों में होती है, तो बहुत महंगे घर होते हैं। और फ्रॉड जो आप कह रहे हैं, फ्रॉड तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अब मैं अगर उनको गिनाने जाऊं तो बहुत सारे फ्रॉड हैं। पहला तो मैं ये बिल्डर्स जो रीडेवलपमेंट करते हैं वहां पे फ्रॉड हो जाता है। रीडेवलपमेंट एक तो एसआरए वाला रीडेवलपमेंट तो बहुत छोटा हिस्सा है। आमतौर पे तो जो नॉर्मल रीडेवलपमेंट जो बिल्डिंग होती है, पुरानी बिल्डिंगें हो गई जिनको तोड़कर घर बनाए जा रहे हैं, एसआरए रीडेवलपमेंट में फ्रॉड होता है। हमारे सामने इतना बड़ा केस है एचडीआईएल का, वो तो एसआरए किंग ही माने जाते थे एक टाइम पे, और आज कहाँ हैं वो भी देखिए आप, जेल में बैठे हैं दोनों बाप बेटे। नहीं तो वो एक समय होता था ना जब हम बात करते थे, आप फोटोग्राफर हैं, आप तो जानते थे सारंग वाधवान की गाड़ी जब निकलती थी बांद्रा से तो पूरी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, ना यहाँ से कोई गाड़ी आएगी ना यहाँ से कोई गाड़ी आएगी। जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे महारेरा में रजिस्टर करना है, और महारेरा में रजिस्टर करने के बाद जब महारेरा नंबर मिलता है उसी के बाद वो बिल्डिंग वाला जो बिल्डर है वो एडवर्टाइज कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है और सेल कर सकता है। बिना महारेरा के सर्टिफिकेट के, रजिस्ट्रेशन के, अगर कोई भी बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घर बेचता है तो वो गैर कानूनी है। आपको ये चीजें दूंगा, बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज दूंगा, वो नहीं दिया, वो भी एक फ्रॉड में गिना जाता है। बिल्डर ने आपसे पैसा लिया और उसके बाद में कुछ कारण की वजह से उसने कहा कि भैया आज मैं आपको 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ, कल मैं 10,000 रुपए में बेचूंगा, और वो अचानक बढ़ा दिया उसने, और उसकी वजह से वो आप कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले ही एक महारेरा का सर्कुलर आया, जिसके तहत पहले हम कहते थे कि महारेरा ऑर्डर तो पास कर देती है पर वो टूथलेस टाइगर है, उसके पास कुछ अधिकार नहीं है, पर ये भी चेंज हो गया है। महारेरा को सिविल कोर्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत डिसीजंस और डिक्री देने का ऑर्डर मिल गया है। यहाँ तक कि वो अब कोई भी बिल्डर उनके जो ऑर्डर नहीं मानता है, नॉन एग्जीक्यूशन के लिए सिविल कोर्ट में रेफर करेगी, और सिविल कोर्ट क्योंकि, और वो भी इसलिए सिविल कोर्ट में रेफर करेगी क्योंकि महारेरा के पास खुद के जेल नहीं है, वहां पे सिविल कोर्ट में जो सिविल प्रिजन्स है वहां पे उनको जेल में रख सकते हैं। उसके पहले जो फ्रॉड था उसका आज 10% हो रहा है। नहीं तो पहले ऐसे था कि बिल्डिंग भैया 20 साल तक नहीं बनती थी, 30 साल तक नहीं बनती थी, आज भी वो केसेस चल रहे हैं। 20 30 साल से बिल्डर ने पैसे ले लिया है, बिल्डिंग नहीं बना रहा है। फ्रॉड सबसे बड़ा आज जो हम फेस कर रहे हैं मुंबई शहर में है कि बहुत सी बिल्डिंगें बना दी बिल्डर ने, लोग चले गए रहने के लिए, पर बिल्डिंगों में ओसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना रहना बहुत ही रिस्क होता है, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी बीएमसी ने सर्टिफाई ही नहीं किया है कि इस इमारत में लोग रह सके, ये इमारत रहने लायक है, ये सर्टिफाई नहीं किया है, और फिर भी लोग रह रहे हैं। तो बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा ये लास्ट स्टेप होता है किसी भी बिल्डिंग का, हर एक बिल्डिंग का लास्ट स्टेप होता है। आपको ओसी मिलने के पहले बहुत सारे चीजें होते हैं जिनको कंप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। आपने जो प्लान दिया था बीएमसी को, आपने जो प्लान दिया था जिस भी, अगर मैं थाने में हो तो टीएमसी को, मीरा भाईंदर में हो तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, या कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो भी अथॉरिटी, प्लानिंग अथॉरिटी को आपने जो प्लान था वो दिया था, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाया है या नहीं बनाया। आपने कहा है कि मैं 6 लिफ्ट लगाने वाला हूँ, 6 लिफ्ट लगाए हैं या नहीं लगाए, 2 स्टेयरकेस इस तरफ उस तरफ लगाए हैं, बने हैं या नहीं बने हैं, आपके घर की जो सीलिंग टू फ्लोर हाइट है वो जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है, ऊपर टाकी लगी है या नहीं लगी, अगर आपने कहा था मैं पार्क बनाने वाला हूं, ओपन ग्राउंड रखने वाला, वो है या नहीं है। तो ये सब कुछ होने के बाद ही आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। और आज मुंबई में हजारों में बिल्डिंगें हैं जिनकी वजह से अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो एक कमेटी बनाई है जो
पड़ रही है कि उन इमारतों का क्या जिनको ओसी नहीं मिली है। अच्छा। क्योंकि अब वो जब पुरानी हो गई, रीडेवलपमेंट के लिए जाएंगी तो उनको कन्वेंस डीड करना पड़ेगा, ओसी करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, नहीं तो वो अटक जाएगी। और मुंबई में अब रीडेवलपमेंट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो जगह ही नहीं क्योंकि बची जगह नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ओसी वाली चीज जो है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, अगर हम सिर्फ में फ्रॉड गिनाने जाओ तो इस पे एक चलते रहेगा। तो वो एक चीज है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि जो रीडेवलप, एक रीडेवलप होता है और एक एसआरए होता है। हाँ। ठीक है, चलो ये रीडेवलपिंग की बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती है कि बिल्डर आपको बुलाता है, जगह दिखाता है, और वो जो लोग बुक करते हैं, तो बुक करने के बाद अगर उसने पैसे ले लिए और अगर वो नई बिल्डिंग बनती है, तो एक आम आदमी कैसे सिक्योर या कैसे मेक श्योर करे कि ये बिल्डिंग सही में बनेगी या नहीं बनेगी, उसकी कौन से पहलू पर नजर एक आम आदमी को डालना चाहिए? ऐसे भी होता है कि भाई पैसे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है कुछ, तो खाली उन्होंने बोर्डिंग मतलब पोस्टर्स लगा दिए या मतलब पिलर खड़े कर दिए, लोग आके उसको खाली वो मतलब कहते हैं पेपर पे दिखा दिया। तो इसको कैसे मेक श्योर किया कि सही में बिल्डिंग बनेगी? देखिए, आज ना मैंने ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने मुझसे 6 साल पहले 10 साल पहले पूछा था तो मैं बोलता था कि यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पर है। अच्छा। देखिए, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है सबसे बड़ा कि महारेरा जो है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो ये अथॉरिटी है रेरा के तहत महाराष्ट्र में जो बनी है, वो क्लियर कहता है, उसका रूल है, कोई भी जब बिल्डिंग बनती है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उस बिल्डिंग को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे महारेरा में रजिस्टर करना है, और महारेरा में रजिस्टर करने के बाद जब महारेरा नंबर मिलता है, उसी के बाद वो बिल्डिंग वाला जो बिल्डर है वो एडवर्टाइज कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है और सेल कर सकता है। बिना महारेरा के सर्टिफिकेट के, रजिस्ट्रेशन के, अगर कोई भी बिल्डर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत सब्सिडी मिलती है। अच्छा। वो क्या करते थे, वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिली है, अचानक उसको कैंसिल कर देते, आपने जो पैसा दिया, और वापस से आपको ही या किसी और को महंगे रेट में बेचते, बोलते कि नहीं कोई तो रीजन की वजह से पीएमएवाई का घर कैंसिल हो गया। अच्छा। तो ये एक फ्रॉड कर रहे थे। और दूसरा वो क्या कर रहे थे कि जो पार्किंग है, नॉर्मली आप पार्किंग, जो ओपन पार्किंग होती है, आप उसको बेच नहीं सकते। अच्छा। आप ओपन मतलब जिसके ऊपर छत नहीं है, हाँ, मतलब जो सीलिंग नहीं है, जो सीलिंग है वो नहीं, आप स्टैक पार्किंग या जो मैकेनाइज्ड पार्किंग होती है अंदर वाली, जो कवर्ड है, गराज है, उनको बेच सकते हैं। देने का ऑर्डर मिल गया है, यहां तक कि वो अब कोई भी बिल्डर उनके जो ऑर्डर नहीं मानता है, नॉन एग्जीक्यूशन के लिए सिविल कोर्ट में रेफर करेगी, और सिविल कोर्ट, क्योंकि, और वो भी इसलिए सिविल कोर्ट में रेफर करेगी क्योंकि महारेरा के पास खुद के जेल नहीं है, वहां पे सिविल कोर्ट में जो सिविल प्रिजन्स है वहां पे उनको जेल में रख सकते हैं। तो महारेरा बहुत पावरफुल है। तो आपने जो कहा ना कि अगर कोई भी व्यक्ति घर खरीदने जा रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, या किसी भी देश के किसी भी हिस्से में, उसे ये देखना जरूरी है कि अगर आप महाराष्ट्र में ले रहे हैं तो वो बिल्डर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसके पास महारेरा नंबर है या नहीं है। महारेरा नंबर है तो आप महारेरा के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप वो नंबर डालेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये बिल्डिंग जो बन रही है, कितने फ्लोर का परमिशन मिला है बिल्डर को, ये जो लैंड है वो उसका लीगल टाइटल क्लियर है या नहीं क्लियर है, अग्रीमेंट की कॉपी आपको दिखेगी, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी दिखेगी कि कितने पार्किंग बना रहा है, कितने ओपन स्पेस रख रहा है, बीएमसी में जो उसने प्लान सबमिट किया है वो भी आपको वहां दिखेगा। तो ये चीज ना मुझे हजम नहीं होता कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए दे रहा है वो इतना 10 मिनट नहीं निकाल सकता देखने के लिए, या तो वो पैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते, इसके लिए वो नहीं कर सकता, या तो भैया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर खरीदना एक बहुत ही समझदारी का काम है, और उसमें ये बहुत सिंपल सा चीज है। मैंने जो पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट कोई भी कर सकता है। आज तो हम देखते हैं 70-80 साल के लोग भी मोबाइल फोन पे, और मोबाइल फोन पे जाके महारेरा के वेबसाइट पे जाके चेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात ये कि अगर कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर उसका एक नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग वेरीफाई करके एग्जैक्टली वो जो दे रहे हैं हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। क्यूआर कोड भी होता है, अब तो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली उसके पेज पर लेके जाएगा। मतलब यानी कि आसानी हो गई, और रेरा को ये और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। हाँ, रेरा को एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था अक्टूबर 10, 2025 को, अभी कुछ दिन पहले ही, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही कहा कि रेरा के पास सिविल कोर्ट के जो पावर्स होते हैं वो होने चाहिए, ताकि वो डिक्री पास कर सके, ताकि वो ये सारी चीजें कर सके जो नहीं कर पाती थी। हम रेरा को टूथलेस टाइगर कहते थे कि रेरा ने कहा कि हाँ चलो, ये भैया ये बिल्डर आपको नहीं देता है ना पैसे, आपका घर नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है, हम ऑर्डर कर रहे हैं कि
इसको आपने जितना पैसा दिया है उसके ऊपर MCLR यानी जो भी हाईएस्ट स्टेट बैंक का लेंडिंग रेट है आज होम लोन जिसपे मिलता है प्लस 2% पे आपको हम इंटरेस्ट दिलवाएंगे। पर रेरा ने ऑर्डर दे दिया, बिल्डर नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्या करोगे? तो बिल्डर नहीं फॉलो कर रहा है, उसके लिए अब रेरा के पास प्रोविजन है, 3 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन तो ये है कि वो कलेक्टर को कहेगा कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सारे प्रॉपर्टीज को आप ऑक्शन करो। और समझिए कंपनी है, आप बोलेंगे चलो इंडिविजुअल बिल्डर नहीं, कंपनी है, तो कंपनी में जितने डायरेक्टर्स जितने प्रमोटर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करो, उनके प्रॉपर्टी को सीज करो, बैंक अकाउंट्स फ्रीज होंगे दूसरे। उसके बाद भी अगर ये फिर भी नहीं हो पाता है और नहीं बांध रहा बिल्डर, ये और नहीं है, ये तीनों चीज साथ में हो सकते हैं कि उनका अकाउंट फ्रीज होगा, उनके प्रॉपर्टी ऑक्शन करेगा कलेक्टर और साथ ही साथ उनको जेल भेजेगा। ये महारेरा कर सकता है। तो बहुत ही स्ट्रांग बना है, क्योंकि पहले ये कागजी गुड़िया थी, अब शायद थोड़ा सा इसका जैसे भी आपने कहा कि वो टूथलेस टाइगर नहीं रहा, मतलब अब वो ऐसा शेर हो गया जिसमें दांत आ गए। हाँ, जो दबोच सकता है, दबोच सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले वो मैंने आपके ही ब्लॉग में देखा था कि आपने ऐसा जिक्र किया था कि वो पार्किंग को लेकर एक अरेस्टिंग हुई है बिल्डर की, तो वो क्या जरा बताएं, उसको बताएगा। दरअसल वो केस जो है वो यहाँ का मुंबई का नहीं है। अच्छा। हालांकि उनके लैंड जो बिल्डर जो अरेस्ट हुए, स्वराज सिंह यादव ऐसा कोई तो उनका नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो अरेस्ट हुए हैं। दरअसल 2 चीजें की थी उन्होंने, ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है, और अरेस्ट इसलिए किया कि दरअसल उन्होंने तो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत सब्सिडी मिलती है। अच्छा। वो क्या करते थे, वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिली है, अचानक उसको कैंसिल कर देते, आपने जो पैसा दिया, और वापस से आपको ही या किसी और को महंगे रेट में बेचते, बोलते कि नहीं कोई तो रीजन की वजह से PMAY का घर कैंसिल हो गया। अच्छा। तो ये एक फ्रॉड कर रहे थे। और दूसरा वो क्या कर रहे थे कि जो पार्किंग है, नॉर्मली आप पार्किंग जो ओपन पार्किंग होती है आप उसको बेच नहीं सकते। अच्छा। आप ओपन मतलब जिसके ऊपर छत नहीं है, हाँ, मतलब जो सीलिंग नहीं है, जो सीलिंग है वो नहीं, आप स्टैक पार्किंग या जो मैकेनाइज पार्किंग होती है अंदर वाली, जो कवर्ड है गराज है, उनको बेच सकते हैं। तो ये क्या करता था कि समझिए पार्किंग 1 लाख रुपए में वो बेच रहा है, तो वो उनसे 5,000 रुपए व्हाइट में यानी चेक में लेता था, बाकी 95,000 रुपीज कैश में ले लेता था। तो जब उन्होंने चेक किया, और इससे वो क्या करता था ताकि वो लोगों के नजर में नहीं आए कि उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, इसके लिए वो कैश में लेता था ताकि लो रेवेन्यू वाला ही कंपनी है ऐसा दिखे। अच्छा। पर ईडी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि भैया इसके पास बहुत कैश है, तो वही कहां से आया, तो पता चला कि ये पार्किंग बेच रहा था। तो ईडी के लिए उसको अरेस्ट करने के लिए, वो क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा मिला उन्हें कि ये कैश में ले रहा था पार्किंग के पैसे। और पार्किंग, और मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कैश में नहीं होता डीलिंग, कैश में होती है डीलिंग, पर वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि मैंने इतना कैश लिया या इतना कैश दिया। लेकिन लोग सोचते ना व्हाइट में ब्लैक में जो शेयरिंग करते हैं, मेरे को आज भी नहीं समझ में आता क्या उसे, मैं सच कहूं उसे एक नॉर्मल होम बायर को तो कोई फायदा होता नहीं है। तो उससे ये भी तो फर्क पड़ता है ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो ये तो वेल नोन फैक्ट है, एवरीबॉडी डज दिस, यू नो, लाइक कि उसको 1 करोड़ ना दिखाते हुए 40 लाख ही दिखाया जाता है और 60 लाख नहीं दिया जाता। तो जो रजिस्ट्री जो भरनी पड़ती है शायद तो उसको बचाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी। अरे नहीं होता ना ऐसा। आज मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूँ। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रेडी रेकनर रेट। ओके। अब सरकार को कैसे पता चले कि भैया आप स्टैम्प ड्यूटी कौन से रेट पे भरा जाए? आप जो कह रहे हो, आज मुंबई में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे करोड़ के नीचे घर मिलता हो। रेडी रेकनर रेट और जो रेट में वो बेच रहे हैं ना, वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो रेडी रेकनर, अगर मैं 1 करोड़ का घर, रेडी रेकनर मतलब कि एक फिक्स अमाउंट। हाँ, सरकार एवरी ईयर सरकार क्या करती है कि पिछले साल जो डील्स हुए उनके पास रजिस्टर हुआ, उसके बेसिस पे एक एवरेज निकालती है और हर एक एरिया का अलग अलग रेट निकालती है। तो उसको हम रेडी रेकनर कहते हैं, रेडी रेकनर रेट हो जाता है या सर्कल रेट कहीं कहीं कहा जाता है। तो ये रेडी रेकनर रेट जो है, अगर समझिए आपने कहा कि मैंने 60 लाख का घर लिया, पर रेडी रेकनर रेट के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि वहां पे 80 लाख का घर है, तो भैया आपको 80 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी भरना है। तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं बचता, कहीं पर भी नहीं बचता। बहुत ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज होंगे, बहुत छोटे छोटे शहर होंगे जहां बचता होगा। मुंबई जैसे शहर में, थाने जैसे शहर में, नागपुर में, पुणे में रेडी रेकनर रेट में और जो रेट में बिल्डर बेच रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 10-5% का होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसके लिए, और कई जगह पे तो ज्यादा भी है रेडी रेकनर रेट। अच्छा, ओके। तो इसके लिए भी आपको, मतलब ये इतना जो ये ब्लैक वाला मैं कह रहा हूँ ना, होम बायर को कोई फायदा नहीं होता ब्लैक का।
अच्छा जो होगा भी तो बिल्डर को होगा, ब्लैक का होम बायर को फायदा नहीं होता। होम बायर को हमेशा कहना चाहिए कि, और नॉर्मल मैक्सिमम होम बायर्स तो लोन लेते हैं, हाँ। तो उनको तो जरा भी फायदा नहीं होता कि बिल्कुल, कैश में क्यों ही दें। सही पर बात। छोटा मोटा अमाउंट वो पार्किंग के लिए कैश में ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि पार्किंग बेच नहीं सकते बहुत सारे लोग, तो हाँ। पार्किंग कैश में लेते हैं, ये सब करते हैं, वो भी उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब लोन पे अगर बात आएगी तो कभी आपके सामने कोई ऐसा केस आया है कि मतलब ओसी नहीं मिली है और फिर भी फाइनेंस हो गया उस घर के ऊपर या उस फ्लैट के ऊपर, कभी इस तरह की कुछ कि जो बैंक जो देती है लोन, तो वो कौन से स्टेज पे देती है? ओसी तो आया नहीं होगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन देती हाँ, है। मैक्सिमम तो बैंक अंडर कंस्ट्रक्शन पे देती है ना लोन। तो मेजॉरिटी आप जब 90% लेते हो, तो ये जब लोन मिलता है, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लिया उस वक्त लोन लेते हो, तो ये तो सीसी रहती है पीएमसी से या म्युनिसिपल अथॉरिटी, जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है, वहां से परमिशन ली गई है बिल्डिंग बनाने की इतने फ्लोर तक का, तो जितने फ्लोर तक की बिल्डिंग की परमिशन है उतने फ्लोर तक के फ्लैट को देगी वो लोन। अगर समझिए बिल्डर के पास आज परमिशन 10 फ्लोर का है, हाँ, और बिल्डर सोच रहा है कि हाँ एफएसआई आएगा, कहीं से आएगा, मैं उसको 12 फ्लोर जोड़ दूंगा और 12वें फ्लोर का फ्लैट बेच रहा है, पर वो परमिशन में नहीं है, प्लानिंग में नहीं है, तो हर बैंक में आज लीगल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जो Okay. उनको कहेगा कि भैया इसके पास 12वें फ्लोर का परमिशन है नहीं, आया तो आप दे देना, अभी मत दो। मतलब कि हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है कि भाई ये सिर्फ 10 माले तक ही फ्लैट्स बेच सकता है अभी हाँ, जब उसके पास परमिशन ही 10 फ्लोर तक का है, तो 12वें फ्लोर का जो पहले बहुत होता था कि मैं तो बहुत से ऐसे, मुझको आज भी याद है, वो चित्रा सिंह, जगजीत सिंह की वाइफ थी, उन्होंने महारेरा में बहुत साल पहले कंप्लेन किया था। अच्छा, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ फ्रॉड हुआ था अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि बिल्डर ने उनको ऐसा फ्लोर प्रॉमिस कर दिया जो बना नहीं था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, पर शायद ऐसा एक केस था, मैंने वो स्टोरी भी की थी डीएनए में उस वक्त। तो बहुत बार ऐसे हुआ है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बिल्डर ने ऐसे फ्लैट्स बेचे जो कभी बना ही नहीं, जो प्लान में नहीं था, पर अब नहीं हो पाता, क्योंकि अब तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको प्लस महारेरा में वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सब कुछ देखा जाता है। इवन रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी महारेरा में आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या नहीं, वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि गवर्नमेंट की जो स्कीम आई हुई है, जो उसकी जो प्लानिंग है बहुत स्ट्रांग हो गई, अच्छी हो गई है, फुल प्रूफ हो गई है। मतलब कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी कानून, मेरे ख्याल से लोग इसके लिए बनाते कि कोई ना कोई इसको तोड़ सके। अभी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, पर ये मैं जरूर कहूंगा कि जो मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर पहले 100 ऐसे फ्रॉड्स होते थे तो वो कम होके 10 पे आ गए। अच्छा, तो कम हुए। अच्छा। और उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल ये भी रहा है कि देखिए, एक बहुत पहले कैसे होता था ना, एक बिल्डर ने आज यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहा है, यहाँ पे उसने खड्डा किया, तभी उसको अगर वो 20 फ्लैट बेचने वाला था, वो 10 फ्लैट बेच दिया। 10 फ्लैट का पैसा आया, उसने क्या किया, अरे 10 फ्लैट का पैसा आ गया, मैं क्या करूं, बहुत पैसा आ गया, तो उसने ये बिल्डिंग बनाने की जगह पे यहाँ पे और एक लैंड ले लिया। अच्छा, अच्छा, वहां पे खोदना चालू कर दिया, वहां से पैसा आया, उसने सोचा कि चलो यहाँ से ही पैसा रहा, वहां से पैसा रहा, मैं तीसरी बिल्डिंग के लिए भी खोद दूं। तो ये जो करने लगे थे बिल्डर ना, इसकी वजह से बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था, ना ये कंप्लीट हो रहा था, ना ये कंप्लीट हो रहा था, ना ये डिले हो रहा था, और डिले होते जा रहा था। अब क्या हुआ है, अब जब फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्डिंग ए बना रहा हूं और मैंने 10 फ्लैट बेचे, तो जितना भी पैसा आया उसमें से मेरे को एक स्पेसिफिक अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ता है, और वो एस्क्रो अकाउंट से तभी निकाल सकता हूं जब मैं सर्टिफिकेट सबमिट करता हूं कि मेरा इतना काम हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये कि यहाँ का पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, हर किसी के बिल्डरों के पास तो हजारों हथकंडे होते हैं यहाँ वहां से करने के लिए। मतलब कई, अभी मैं एक बिल्डर लोग के कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे सब लोग सारे बिल्डर एक ही कंप्लेन करते हैं, हम पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, हम पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। अरे आपकी हरकतें ऐसी रही हैं कि आप ट्रस्ट ना करें। तो उसके अंदर वो एक बहुत कम ऐसे बिल्डर्स है जिनके ऊपर लोग आग बंद करके विश्वास करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बिल्डर होगा जिसके ऊपर कोई केस ना हो या कुछ ना हो, बहुत कम ऐसे लोग हैं। पर यहां पर मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो चीज आप कह रहे थे ना कि पैसा यहाँ वहां का, तो ये अब नहीं होता। एग्जैक्ट, मतलब एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेफ्टी आ गई कि भाई कि हाँ, मतलब इस हरकतों की वजह से काम नहीं रुके। हमने अगर आपको किसी एक मकसद के लिए पैसा दिया है तो वो काम, वो मकसद उधर वो बिल्डर ना भूले, वो बहुत जरूरी है। नहीं मतलब देखिए, बहुत सारी चीजें जो लोगों को एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता थी, आपसे पता चल रही, वरना तो जैसा आपने बोला है कि बिल्डर के ऊपर ये बिल्डर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वही असम्पशन है लोगों का कि भाई बिल्डर क्या बोल रहा है उसकी। मैं तो कहूंगा जहां पे भी आप जिसको पैसा देते हो, भरोसा मत करो आप पूरी की पूरी, और भरोसा नहीं करने के लिए आपके पास क्या गारंटी है, इसके लिए सब कुछ आप लिखित में लो।
अग्रीमेंट जो होता है वो पढ़ो। हर एक अग्रीमेंट के पहले बिल्डर का काम है कि वो मॉडल अग्रीमेंट होम बायर को भेजे। अगर उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज लगता है वो होम बायर को कि भैया ये मेरे फेवर में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के फेवर में है, तो उसको ना माने, उसको कैंसिल करवाए। और मैं आपको बता दूं, केस एक ही बंदा करता है, फायदा सबको मिलता है। तो ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं पर दूसरा नहीं कर रहा है। अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो मुझे करना चाहिए, हर एक होम बायर को करना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी आप चेकलिस्ट बताइए कि समझो कि एक बिल्कुल कॉमन बंदा है, उसको लेना, तो उसकी कुछ 5 चेकलिस्ट होगी, भाई ये करूंगा तो मैं घर बुक करूंगा। ओके, तो क्या क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे सीक्वेंस में बताइए। मैंने बहुत सारी चीजें पहले बोल दी, पर मैं फिर भी आपको वो 5 चेकलिस्ट एक फट से बता देता हूँ। पहला चीज तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो, मुंबई में ले रहे हो या महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो पहले चेक कीजिए उसके पास महारेरा नंबर है या नहीं। ठीक है, महारेरा नंबर है तो फिर महारेरा के वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पर जाकर आप चेक कीजिए कि उसके लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं। उसके अलावा उसी पेज पर आप नीचे जाइए कि उसके खिलाफ महारेरा में किसी होम बायर ने शिकायत की है या नहीं की है, और शिकायत की है तो किस तरीके की शिकायतें की हैं, क्या शिकायतें हैं, कि वो डिले तो नहीं कर रहा है पोजीशन में, कहीं वो हमारे खिलाफ कुछ कंपनी उस मतलब ऐसा होता है कई बार बिल्डर पैसा ले लेता है पर घर बना नहीं रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे पहले कोई और बिल्डर था अब कोई नया बिल्डर आया, ये सब कुछ चेक करना चाहिए। रीडेवलपमेंट का अगर केस है, एसआरए का अगर बिल्डिंग बन रहा है, तो उसके पास प्रॉपर एलओआई यानी एसआरए ने पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किए हैं या नहीं किए हैं। महाडा का रीडेवलपमेंट का बिल्डिंग है या पुरानी डिलैपिडेटेड सेस बिल्डिंग है, तो पुरानी सोसाइटी ने सब कुछ कागज दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसका प्लान चेक कीजिए। प्लान आपको इजीली मिल जाता है, वो साइट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो बीएमसी के साइट पे भी मिल जाएगा। अग्रीमेंट जो होता है आपका और आपके बिल्डर के बीच में, उसको पढ़िए। एक बहुत जरूरी चीज है, अगर किसी बिल्डर ने आपसे 10%, टोटल घर 1 करोड़ का है, अगर 10 लाख ले लिया है, तो रेरा एक्ट कहता है कि 10% लेने के बाद आपका अग्रीमेंट रजिस्टर करना अनिवार्य है, नहीं करता है तो क्राइम है। इट इज इक्विवेलेंट टू अ क्राइम। आप रेरा में जा सकते हो, बोल सकते हैं कि भैया मैंने 10% दिया है और फिर भी ये रजिस्टर नहीं कर रहा है। बिल्डर भी जा सकता है कि भैया इसने मुझे 10% दिया है पर ये रजिस्टर करने के लिए मैं बुला रहा हूं, नहीं आ रहा है। और क्लॉजेस पढ़िए, कहीं बिल्डर ने ये क्लॉजेस तो नहीं डाल दिया कि मैं आर्बिट्रेशन करूंगा, अगर आपके और मेरे बीच में अनबन हुई तो हम रेरा में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जहां पे कोई एक तीसरा बंदा बैठेगा आर्बिट्रेटर, और उसका निर्णय हम पे फाइनल होगा। वो जरूरी नहीं है, बहुत सारे बिल्डर्स डालते हैं आर्बिट्रेशन का क्लॉज। एज पर रेरा एक्ट आर्बिट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। आप कास्ट आयरन की पहली स्ट्रक्चर थी इंडिया की कहो तो, वो वही होटल था, मुझको उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो वही होटल था जहां पर कहा जाता रतन टाटा को एंट्री नहीं मिली थी तो उन्होंने ताज बनाया था। ये पता है, काला घोड़ा के बिल्कुल सामने, एकदम काला घोड़ा के सामने पोजीशन बिल्डर ने लिखा है, और जो उसने रेरा वेबसाइट पे डेट ऑफ पोजीशन लिखा है वो सेम है या नहीं। अगर अलग है तो समझ जाइए कुछ झोल है। अगर आपको बिल्डर बोलता है कि मैं 12वां फ्लोर बना रहा हूं पर परमिशन उसके पास अभी 10 ही फ्लोर के हैं, और उसने महारेरा में और बीएमसी में 10 ही फ्लोर का परमिशन लिया है, तो फ्लैट मत बुक कीजिए, क्योंकि वो 12वां फ्लोर जब आएगा तब बुक कीजिएगा, नहीं तो तब तक रुक जाइए। पैसे आपके हैं, आपको संभालने, और क्या करूंगा। तो ये बहुत अच्छा। वरुण जी, एक सवाल, जैसे कि जिसको बोलते हैं ना गाउठन होती है, गाउठन का एरिया, अगर जैसे आप नवी मुंबई की तरफ जाओ तो यहाँ पे है ना कोलीवाड़ा बहुत। हाँ, यहाँ पर भी है, जैसे कि बांद्रा विलेज जिसको कहते हैं। गाउठन मतलब वो गांव मतलब विलेज हो गया इंग्लिश में। तो ये जैसे कि कलिंगा में भी कुछ ऐसा हर जगह है। तो वहां पर अब जैसे कि नवी मुंबई, जहां तक मुझे नॉलेज है ऑब्वियसली, तो मुझे लगता है कि यार ये गाउठन की जगह है, इसको नहीं खरीदना चाहिए, ये पास नहीं है, ये लीगल नहीं है। वो लोग गाउठन का ऐसा अजम्पशन है कि गांव वाले ही अपनी बिल्डिंग बना देते हैं और बेच देते हैं। हाँ, उसका करते हैं। तो ये मुंबई में भी ऐसे ही होता है? मुंबई में बहुत कम है, पर ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। वर्सोवा है आपके लिए, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गाउठन है। वर्सोवा हो गया, जैसे आपका खारडांडा हो गया, फिर आप जिसको आप बांद्रा विलेज कह रहे थे, बांद्रा विलेज हो गया, वो तो पुराने वहां पे कलिंगा में भी बहुत सुंदर सुंदर बांद्रा विलेज में तो घर है। फिर वर्ली कोलीवाड़ा हो गया आपका, फिर मच्छीमार नगर हो गया। ये जो दरअसल एरियाज हैं, यहाँ के लिए एक अलग पॉलिसी है। अच्छा, ऐसे ऐसे हर कोई कुछ भी, अगर फिर वो जो उनका ओरिजिनलिटी है वो चला जाएगा। हालांकि आज जरूरत है रीडेवलपमेंट के लिए, सरकार एक गाउठन पॉलिसी बना रही है। अच्छा, जिसके तहत इन सारे गाउठनों का यानी इन सारे लैंड्स का कैसे रीडेवलपमेंट हो सकता है वो जरूरी है, वो करेंगे। पर अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई भी इमारत कहीं पर भी हो, कोई बेच रहा है एज अ होम बायर, सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं।
आप वो देख लीजिए, बाकी आपका कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपने जो गाँवठन का कहा, मैं तो ये कहूंगा कि उनको रीडेवलप जितना जल्द हो सके उतना जल्द करो। मुझे पता नहीं आप कितने बार यहाँ के गांव में जाते हो, पर मैं वर्ली विलेज बहुत बार जाता हूँ, मेरे बहुत दोस्त रहते हैं, और वहां की सड़कें धीरे धीरे एकदम कम होते जा रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग खाड़ा की भी सेम कहानी है, मैं गया, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो लोग अपने घर बढ़ा रहे हैं। जब ऐसे बढ़ता है तो थोड़ा सा ऐसे भी बढ़ जाता है, भले ऐसे इतना बढ़ता होगा तो ऐसे इतना ही कम होता होगा, पर बढ़ता तो है। तो रोड वहां पे आज बहुत सारी जरूरतें हैं। बरसात में आप जा नहीं सकते, पानी भर जाता है, ट्रू, और बहुत मुश्किलें होती हैं। तो वहां के रीडेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हैज टू थिंक, गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद पॉलिसी। और ज्यादा मुझे पता है कोशिश चालू है, एंड आई एम श्योर देयर वुड बी अ स्ट्रांग पॉलिसी फॉर दैट आल्सो, मस्ट बी एक्चुअली। चलो, ये भी आपने काफी चीजें क्लियर करी। और दूसरी बात, जो कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिसको हम इसको तोड़ नहीं सकते, जिसको हेरिटेज में आती है, मान लो कि वो बिल्डिंग बिल्कुल ही डिलापिडेटेड हो गई, खराब हो गई है, तो उसको कैसे फिर उसका कुछ प्रोविजन है गवर्नमेंट के अंदर? है ना, हेरिटेज बिल्डिंग के भी रीडेवलपमेंट होते हैं, ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं उनके। अगर नासिक, आपको नासिक अगर थोड़ी सी सरकार ध्यान दे दे, नासिक बहुत वेल कनेक्टेड है समृद्धि से। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, टीयर 2 सिटीज में, महाराष्ट्र में नासिक का बहुत बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। एजुकेशनल हब बन सकता है वो, टेक्निकल हब बन सकता है वो, नजदीकी बहुत ज्यादा अच्छा है मुंबई से। आज भी आपको पता है नहीं पता, मुंबई में रोज लोग काम करने आते हैं नासिक से। हाँ, सुना तो है, पर मैं ऐसे किसी इंसान से मिला नहीं कि ये बहुत से लोग हैं। आपको जाना चाहिए, खास करके वो ऐसे नौकरी करते हैं जो सरकारी नौकरी होती है, जहाँ पे आपको फिक्स टाइम पे जाना, फिक्स टाइम पे आना, क्योंकि वो पंचवटी लेकर आते हैं सुबह, जो आपको यहाँ पर CST पर 10 बजे छोड़ती है, नहीं 10 नहीं, 10:30 10:33 या 10:45 का टाइम होता है, 11 बजे तक आप ऑफिस पहुंचते हो, और शाम को वो 6:15 बजे वहां से निकलती है। जैसे अप डाउन पुणे मुंबई करते हैं, वैसे नासिक से भी होता है। पंचवटी एक्सप्रेस में बहुत से लोग करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक डब्बे हैं, इगतपुरी वालों के लिए, नासिक के लिए, मनमाड तक के लिए, तो बहुत से लोग करते हैं। तो नासिक का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मैं देख रहा हूँ। वहां पे जो डेवलपर्स भी हैं वो भी बीच में मिले थे मुझे। वहां पे जो क्रेडाई की जो बॉडी है, क्रेडाई नासिक की बॉडी है, उन लोग भी काम कर रहे हैं। नासिक विल बी सून, आने वाले दिनों में नासिक का बहुत बहुत चेंज आएगा महाराष्ट्र में। टाटा को एंट्री नहीं मिली थी तो उन्होंने ताज बनाया था। ये बताइए, काला घोड़ा के बिल्कुल सामने, एकदम काला घोड़ा के सामने। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर हेरिटेज बिल्डिंग के भी रिपेयर हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, डिमोलिश करके भी बनाए जा रहे हैं, पर वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो एक हेरिटेज कमेटी है, वो जो ग्रेड देती है उसके हिसाब से। अच्छा, कई साल पहले किसी ने मुझे कहा था, मुझे याद है तकरीबन 15 साल पहले, कि इंडिया में 3 या 4 लोकेशन ऐसी है जो बहुत ही बूम करने वाले, जिसमें से किसी ने मुझे गुड़गांव बोला था, और उसी ने मुझे बोला था एक उल्वे। लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था यार उल्वे, मतलब मेरे दिमाग में 15 साल पुरानी बात है, मतलब तो आज से 15 साल के बाद में आपके जहन में कुछ और ऐसी जगह है, मतलब कि गल्फ में अगर आप जाएं तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बना देती है, पानी दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी दे देती है, शहर खुद बच जाता है। और यहाँ उल्टा चलता है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, पहले घर बनेगा, इंडिया नहीं, आप इंडिया मुंबई में ऐसे होता है, यहाँ पर पहले झोपड़ा बनता है, फिर उसके बाद में वो झोपड़ा जैसे बन गया वो वोट बैंक बन जाता है। वोट बैंक बन गया तो उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, उसको पानी मिल जाती है, उसके लिए वहां पे रोड बन जाएगा, और फिर वो झोपड़ा टूटेगा तो वो जो हमारे प्राइवेट लैंड पे हो या गवर्नमेंट लैंड पे, उसको फ्री में घर भी मिलेगा। कहीं नहीं होता, किसी देश के किसी और हिस्से में की ऑफिस थी, और तब मैंने पहली बार उल्वे नाम सुना था। अच्छा, यानी आज से 15 साल पहले मैंने उल्वे ये सुना, तो मेरे जहन में था उल्वे क्यों, और तब कैसे मैं मिड डे में था, मिड डे हमेशा एक था कि यार हर चीज को ना बड़े शक से देखो। एज अ रिपोर्टर यू हैव टू बी वेरी नॉट फिनिकी, बट थोड़ा सा तो क्रिटिकल अप्रोच होना चाहिए। तो मैंने उनकी क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जिस तरीके से बताया गया, समझाया गया कि क्यों हो सकता है, MTH चल जा रहा था। फिर वो मिडिल क्लास इंसान की क्या गलती है जिसने पैसे दे के भले दूर गया रहने के लिए, पर गया ना, भले वो आज मतलब यानी वो उसने गलती की क्या कि झोपड़ी नहीं बनाई, वो गलती की क्या कि हाँ उसने सोचा कि नहीं भाई मेरे को कुछ गैर कानूनी काम नहीं करना है, मैं दूर जाता हूँ, कल्याण में जाता हूँ, कल्याण के आगे जाता हूँ, इस तरफ वसई विरार जाता हूँ, छोटा सा घर रहा है, लीगल घर रहा है, पर लीगल घर रहा है। तो प्लानिंग चल रहा है उस हिसाब से, जो वसई से पनवेल वाला कॉरिडोर है, वहां से एक जाता है स्ट्रेच, वसई पनवेल,
जहां पे आज बहुत कम ट्रेन चलती हैं, दीवार स्टेशन से छूटती है, हाँ। वो स्ट्रेच बहुत अच्छा डेवलप होगा आगे चलकर। मैं किसी भी एक शहर का नाम नहीं लूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में जितने टीयर 2 सिटीज हैं, अच्छा, टीयर 2 सिटीज में तो जैसे वो इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया आपका, फिर चंडीगढ़ पता नहीं टीयर 2 बोलूं या नहीं बोलूं, पुणे भी है। पुणे टीयर 2 नहीं, अच्छा। पुणे टीयर 1 में, पुणे मेट्रो सिटी है। पुणे बहुत अच्छे तरीके से अच्छा। डेवलप कर रहा है। आज जितने जीसीसीज हैं, हाँ। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में मैक्सिमम है। अच्छा, उसके अलावा कहीं छोटे मोटे होंगे। तो पुणे टेस्ला है, सब तो जा ही रहा है पुणे। हाँ, हाँ, अब पुणे हैज एक्सप्लोडेड। अच्छा, नासिक, हाँ। आपको नासिक अगर थोड़ी सी सरकार ध्यान दे दे, नासिक बहुत वेल कनेक्टेड है समृद्धि से। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, टीयर 2 सिटीज में महाराष्ट्र में नासिक का बहुत बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। एजुकेशनल हब बन सकता है वो, टेक्निकल हब बन सकता है वो, नजदीकी बहुत ज्यादा अच्छा है मुंबई से। आज भी आपको पता है नहीं पता, मुंबई में रोज लोग काम करने आते हैं नासिक से। हाँ, सुना तो है, पर हाँ। मैं ऐसे किसी इंसान से मिला नहीं कि ये बहुत से लोग हैं। अच्छा, आपको जाना चाहिए, खासकर तो वो ऐसे नौकरी करते हैं जो सरकारी नौकरी होती है, जहाँ पे आपको फिक्स टाइम पे जाना है, फिक्स टाइम पे आना है। ओके, क्योंकि वो पंचवटी लेकर आते हैं सुबह, जो आपको यहाँ पर सीएसटी पर 10 बजे छोड़ती है। नहीं 10 नहीं, 10:30, 10:33 या 10:45 का टाइम अच्छा। होता है। 11 बजे तक आप ऑफिस पहुंचते हो, अच्छा, और शाम को वो 6:15 बजे वहां से निकलती है। जैसे अप डाउन पुणे मुंबई करते हैं, अच्छा, वैसे नासिक से भी होता है। अच्छा, पंचवटी एक्सप्रेस में अच्छा, बहुत से अच्छा, लोग करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक डब्बे हैं, इगतपुरी वालों के लिए, अच्छा, नासिक के लिए, मनमाड अच्छा। तक के लिए, तो बहुत से लोग करते हैं। तो नासिक का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मैं देख रहा हूँ। वहां पे जो डेवलपर्स भी हैं वो भी बीच में मिले थे मुझे। वहां पे जो एमसीएचआई क्रेडाई की जो बॉडी है, क्रेडाई नासिक की बॉडी है, उन लोग भी काम कर रहे हैं। नासिक विल बी सून, आने वाले दिनों में नासिक का बहुत बहुत चेंज आएगा महाराष्ट्र में। नासिक जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली वो ऐसे चांसेस लग रहे हैं उसके। हाँ, और प्लस सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि वहां पे जो कुंभ मेला लगने वाला है, तो उसके हाँ। वजह से जो 12 साल में लगता है। हाँ, तो उसकी वजह से सिंहस्थ कुंभ मेला जो जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सीरियस है इस चीज को लेके। उन्होंने स्पेशल पूरी की पूरी कमेटी बनाई हुई है। तो वहां के रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं, अच्छा, वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सिर्फ कुंभ के लिए नहीं, वो पूरी सिटी के लिए बदलाव लाएगी। हाँ, बिल्कुल। एक चीज बहुत पहले किसने कहा था पता नहीं, पर शायद अटल जी ने कहा था कि सड़क पहुंच जाए तो डेवलपमेंट आ जाती है। तो सड़क पहुंच जाए अच्छी वाली तो डेवलपमेंट आ जाएगी। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि गल्फ में अगर आप जाएं तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बना देती है, पानी दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी दे देती है, शहर खुद बच जाता है। एब्सोल्युटली। और यहाँ उल्टा चलता है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, पहले घर बनेगा। इंडिया नहीं, आप इंडिया मुंबई में ऐसे होता है, यहाँ पे पहले झोपड़ा बनता है, फिर उसके बाद में वो झोपड़ा जैसे बन गया वो वोट बैंक बन जाता है। वोट बैंक बन गया तो उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, उसको पानी मिल जाती है, उसके लिए वहां पे रोड बन जाएगा, और फिर वो झोपड़ा टूटेगा तो जो हमारे प्राइवेट लैंड पे हो या गवर्नमेंट लैंड पे, उसको फ्री में घर भी मिलेगा। कहीं नहीं होता, किसी देश के किसी और हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होता कि प्राइवेट लैंड पे झोपड़ा बना है और उसको सरकार मतलब पॉलिसी लाती है कि हाँ आप इनको फ्री में घर दो। 305 स्क्वायर फीट का या 300 स्क्वायर फीट का, और धारावी में तो भी 350 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है। तो ये, और फिर भी उसमें लोग शिकायत करते हैं। मतलब ओरिजिनल, मैं मानता हूँ कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए देके आपने वो झोपड़ा लिया होगा। हाँ। पर इलीगल है ना, इलीगल है। एग्जैक्टली हाँ, ये बात तो सही है। ये जो प्रोविजन है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम कहेंगे कि ठीक है, पर फिर वो मिडिल, पहले कैसे होता था ना, जितने ज्यादा झोपड़ी दिखाओगे उतना ज्यादा आपको एफएसआई मिलेगा बेचने के लिए। यानी अगर आपने 10 झोपड़ी दिखाया और 10 झोपड़ी बनाने के लिए आपको 1000 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट जगह मिला, तो उतना मतलब उतना ही या उसका आधा आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा झोपड़ी उतना ज्यादा आपको जगह मिल रहा है बेचने के लिए, स्पेस मिल रहा है बिल्डर को बेचने के लिए। तो उस बिल्डर ने क्या किया था, अपने आप को छोड़कर उसने अपने परिवार में सबको स्लम डवेलपर बता दिया था। अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने बाप को, भाई को, अपने ड्राइवर को, अपने सीए को, अपने वॉचमैन को, सबको स्लम डवेलपर बता दिया था। और उसने ये बिल्डिंगें बनाई थी, और उसमें इसने ये तक किया था कि तबेलों को अलॉट किया था। तो मैंने देखा कि तबेला अलॉटेड है 3rd फ्लोर पे मेरे ख्याल से। तो मैं क्या, भैंस या तो लिफ्ट से जाएगी या तो सीढ़ियों से जाएगी, तबेला है तो। पर वहां गया तो तबेला नहीं था कोई। मंदिर अलॉट किया है
तो सेकंड फ्लोर पे गए तो देखा कि भाई मंदिर तो था नहीं, हाँ। वहां पे घर था या ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजें थी। हाँ, पर ऐसा नहीं है, कितनी बार आग लगी, आग लगी है, कई लोग मरे भी हैं वहाँ बहुत पर। बार हुई है। उसमें मुझे आज भी याद है, वो जब आग लगी थी 2013 में एक आग लगी थी, कितनी भयानक आग थी। भयंकर, बिल्कुल बिल्कुल सही हम बात गए थे कवर करने के लिए, मुझे आज भी याद है 2 दिन बाद भी गए थे तो भी ऐसे झुलस रहा था। है। एग्जैक्टली और वो एक बार नहीं हो, कई बार हो चुका बहुत बार हुआ है। एक्चुअली मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे जनरेशन से उम्मीद कर रहे थे, हम आगे वाली जनरेशन से उम्मीद कर रहे हैं, उनके बाद वाली वो जनरेशन से उम्मीद करेगी, पर कोई काम नहीं करना चाहता, एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई बुरा नहीं बनना चाहता। हर कोई कहता है अरे वो भी तो बेचारे घर में, अरे कोई नहीं कह रहा कि कोई वो घर है या नहीं है, पर जब बस रहे हैं तब तो आप एक्शन लो, तब तो एक्शन लो। एग्जैक्टली तब आप एक्शन नहीं ले रहे हो। बिल्कुल। अब जैसे कि आप नवी मुंबई जाए ना, नवी मुंबई, वहां पर आपको कोई भी स्लम्स नजर नहीं आएगा। नवी मुंबई बाद में बना हुआ शहर है, बाद में और उसको सिडको ने बहुत अच्छे से प्लान किया था, और जिन्होंने भी, मतलब मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा प्लानिंग किया, बहुत अच्छे तरीके से बना। अब तो एयरपोर्ट बन जाएगा तो और भी, एयरपोर्ट बन गया है एक्चुअली। अभी तो 25 ये अगले महीने से फ्लाइटें भी उड़ेंगी। वो एग्जैक्टली ट्रायल रन तो हो चुका है, है ना, वो तो हो चुका है, इनॉग्रेशन हो गया, फ्लाइट उड़ेगी वहां से, देखते हैं। सही है। पर उसके वजह जो आप कह रहे थे ना, एक सवाल पूछा था, मुझे कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि मुंबई और पुणे उस तरफ से इतने नजदीक हो जाएंगे कि एक अलग एरिया मुंबई करके हो सकता है बने, जिसके वजह से वहां पे एक अच्छा खासा डेवलपमेंट है। नहीं, जैसे कि बीच में अगर आप जाते हो, मतलब जैसे आप पनवेल क्रॉस करते हो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, मतलब हीरानंदानी है, तो बहुत पहले से 50 साल का काम है, मेरे को लगता है हीरानंदानी में जो इतना 600 एकड़ हम तो जमीन पक्का नहीं रहेंगे इस वक्त। 10 साल टिक जाए वही बहुत है, पर वहां पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, और विद एयरपोर्ट क्लोज बाई बहुत ज्यादा काम हो रहा है एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट का सपना मैं बता रहा हूँ ना, 2002 मैं 2005 से जर्नलिज्म, 5-6 से जर्नलिज्म में हूँ, 2002-3 से एयरपोर्ट का सपना बेच रहे हैं बिल्डर, फाइनली जाके 20 साल बाद हुआ है। तो वो जिस दिन हुआ तो मैंने यही कहा कि जो लोग बेच रहे थे फाइनली अब वो बोल सकते, देखो हम झूठ नहीं बोल रहे थे हमने आपको बोला था एयरपोर्ट आने वाला है, आ गया। तो मुझे बहुत डाउट था पहले, पर 2018-17 में जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नहीं करना है और उन्होंने काम चालू करवाया, तो उम्मीद थी कि हो जाएगी। चलो ठीक है, मतलब फाइनली एक एयरपोर्ट उन्होंने करवाया, और जरूरत भी थी एक्चुअली, जरूरत भी थी, एक एयरपोर्ट आना भी चाहिए था। बिल्कुल। तो अच्छा, पूरे करियर में आपके कुछ ऐसा किस्सा होगा जो आपने रिपोर्टिंग करी है, उससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कुछ इतने सालों में? ऐसे तो क्योंकि हर रिपोर्टर कुछ ना कुछ एक ऐसी स्टोरी कर बैठता है। मैं ऐसे रियल एस्टेट में तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी, पर एक स्टोरी मैंने बहुत साल पहले की थी। और आपको किसी बिल्डर का फोन आया हो कि भाई, सारे फोन आए कि भाई तुमने क्यों किया? वो उसमें कुछ नहीं है, फोन आए, बताइए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे फोन आया, मतलब ऐसा कुछ तो, क्योंकि मुझे लगता है जो क्राइम देखते हैं और जो आप जैसे जिस फील्ड में हो, बहुत ही सेंसिटिव एक्चुअली हो, क्योंकि उसमें पैसा इतना इन्वॉल्व है कि मुझे लगता है कि आदमी को मतलब सफा करने में भी वक्त नहीं लगता है लोगों को, है ना? क्योंकि तो मैं बताता हूँ, दो इंस्टेंसेस में दूंगा। पहला इंस्टेंस होगा, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्डर का क्योंकि अब बहुत ही हो गया। पहला तो था कि 2011 में एक बहुत बड़ा बिल्डर था, उसको मिला था एक स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। पहले कैसे होता था ना, जितने ज्यादा झोपड़ी दिखाओगे उतना ज्यादा आपको एफएसआई मिलेगा बेचने के लिए। यानी अगर आपने 10 झोपड़ी दिखाया और 10 झोपड़ी बनाने के लिए आपको 1000 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट जगह मिला, तो उतना मतलब उतना ही या उसका आधा आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा झोपड़ी उतना ज्यादा आपको जगह मिल रहा है बेचने के लिए, स्पेस मिल रहा है बिल्डर को बेचने के लिए। तो उस बिल्डर ने क्या किया था, अपने आप को छोड़कर उसने अपने परिवार में सबको स्लम डवेलर बता दिया था। अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने बाप को, भाई को, अपने ड्राइवर को, अपने सीए को, अपने वॉचमैन को, सबको स्लम डवेलर बता दिया था। और उसने ये बिल्डिंगें बनाई थी, और उसमें इसने ये तक किया था कि तबेलों को अलॉट किया था। तो मैंने कोई पहचान वाले का फोन चोरी कर लिया था किसी ने, अच्छा, तो उसने चोर को पकड़ा, लेके गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने उसी का फोन ले लिया। बोला, और वो कब से 20-25 दिन के बाद मुझे उसने फोन किया कि भैया पुलिस, और महाराष्ट्र में लड़का, अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मतलब ये पढ़ा लिखा इंजीनियर है, अच्छा, उसका फोन ले लिया। पुलिस वाले दे नहीं रहे, उसको बोला कि जाओ ये एडवोकेट के पास जाओ, एडवोकेट के थ्रू लो। हमने सोशल मीडिया पर लिखा ओपनली, और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ। फिर पुलिस ने खुद फोन किया मुझे, पुलिस स्टेशन से मुझे खुद, कंट्रोल रूम से मुझे नेक्स्ट डे फोन आया सुबह, और उसी रात को ट्विटर पे भी मुझे उन्होंने मैसेज भी किया कि सर हमने दादर पुलिस स्टेशन बोल दिया और हो जाएगा।
कल वो बंदे, परसों मैंने डाला था, कल वो बंदे को फोन मिल गया। अब मैं यही कह रहा हूं, अगर जर्नलिस्ट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि स्टोरी गलत है या सही है, उन्होंने कहा कि इसको ये छापा नहीं जा सकता। तो कोर्ट ने ऐसे उनका प्लेंट उठाया, बोला या तो आप वापस ले लीजिए या तो हम आपके ऊपर ये करेंगे। अच्छा, ओके। क्योंकि एक स्टोरी, वो स्टोरी करने के लिए मुझे 6 महीने लगे थे, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स दिए थे मुझे, जिन भी लोगों ने एक्सपोज किया था, इतने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि वो पढ़ने में, समझने में मुझे 6 महीने लगे थे। पर 6 महीना मैंने उस पर पढ़ाई की, 6 महीना किया, और 6 महीने बाद वो बिल्डर के ऊपर बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं उसे, फाइन भी लगा था। प्लस दूसरा चीज, वो बिल्डर ने हमारी स्टोरी के बाद अपने कंपनी का नाम भी बदला। अच्छा, यही कहीं बहुत नजदीक में जहां हम है ना अभी, हाँ। यही अभी उसने अच्छा। प्रोजेक्ट भी बना रहा है। ओके। तो वैसा एक चीज है। हाँ। और दूसरी एक स्टोरी थी मुझे बहुत ही मार्मिक लगी थी, कि एक नागपाड़ा पे एक बिल्डिंग है, बनी थी, वहां पर एक बंदे थे, बूढ़े से टोपी लगा के आए थे हमारे अच्छा। ऑफिस में, मिड डे में आए अच्छा। थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर कोई नहीं सुन रहा है, आप हाँ। हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा कि जब कोई नहीं सुना तो मैं क्या हेल्प कर हाँ। पाऊंगा, बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि बिल्डर ने मेरा जो घर मुझे रीडेवलपमेंट के बाद मिलना चाहिए था, हाँ। वो किसी और को बेच दिया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स देखा हमने, तो पाया कि हाँ बेच तो दिया है। मैं गया उस बिल्डिंग में, मैंने जाके भी चेक किया, तो नीचे इनका नाम लिखा था पर ऊपर कोई और रहता था। मैंने नॉक किया, बात अच्छा। किया उनसे, तो उन्होंने अपना नाम बताया, तो वो नाम नहीं था सेम। और ये जो फैमिली थी, ये हस्बैंड वाइफ थे, मुस्लिम कपल थे, बिल्डर ने उनको घर नहीं दिया था, कोई और रहता था वहां पे, कोई और फैमिली रहती थी, क्योंकि उसने बेच दिया था। अब मैंने, हमारा काम होता है ना, हम बिल्डर से भी कमेंट लेते हैं कि आपने क्यों किया। तो जब बिल्डर को कहा तो बिल्डर ने कुछ भेजे, लोग हमारे ऑफिस में आए थे, थोड़े एकदम ऐसा हाँ। जानते हो वहां पे किस हाँ, तरीके के हाँ, डेवलपर्स हैं नागपाड़ा, खास करके डोंगरी एरिया। तो आया वो बिल्डर, बैठा, बिल्डर का बंदा जो भी था एकदम ऐसे, ये स्टोरी नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सब ना तुम्हारे एरिया में चलेगा, हाँ। ये मेरा ऑफिस है, हाँ, सही मेरे ऑफिस के अंदर मेरी चलेगी। सही है। और मैंने ये भी कहा कि देखो, अगर आप कह रहे हो ना गलत नहीं किया है, तो आप मुझे आपका कमेंट दे दीजिए, साबित कर दीजिए गलत नहीं किया है। हाँ। ये धमकी क्या कर, और हाँ। तुम्हारी धमकियों से मैं डरूंगा क्यों? तो मैंने वो उस वक्त भी कहा, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता, और ये गुंडा ही ना अपनी वहां करना, हाँ। यहाँ ये मेरा जगह है, ये मेरा इलाका है, अच्छा। यहाँ पे तो नहीं चलेगा। और फिर क्योंकि और वो थोड़ा सा टीस आ गई ना कि अब तो करना ही है। हाँ। तो मैंने वो स्टोरी भी की, महाड़ा में उनकी सुनवाई भी हुई और घर भी अलॉट हुआ। वो बेचारे हस्बैंड वाइफ वो आए, बोले मेरे पास, अंकल की बेटा हमारा तो कोई नहीं, हम तुम्हारे नाम, मतलब मेरे को नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं, Actually, this is true journalism, you know, like. अरे नहीं, हाँ, इससे भी अच्छी जर्नलिज्म होती है, ये तो बहुत छोटी है, तो मेरी बीट है। इसमें इससे भी अच्छा जर्नलिज्म लोगों ने किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं जानता भी हूँ बहुत से लोगों को जिन्होंने किया। ये तो हमारी स्टोरी थी खाली, कि घर ए के नाम पे है, ए को मिलना चाहिए, पर तुमने जेड को दे दिया, जो गलत किया, पैसा लिया और बेच दिया, और ए का हक मारा। तो ये ए का हक दिलाना, ये हमारा काम था। और एंड में उस आदमी को वो घर मिला। डर के जर्नलिज्म नहीं होता। सही। आज मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूं बहुत सोशल मीडिया पर मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? बिल्कुल। अब मैंने परसों ही ना, हाँ। एक बंदे ने मुझे फोन किया था, मेरे उसके कोई पहचान वाले का फोन चोरी कर लिया था किसी ने। अच्छा। तो उसने चोर को पकड़ा, लेके गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने उसी का फोन ले लिया, बोला। और वो कब से 20-25 दिन के बाद मुझे उसने फोन किया कि भैया पुलिस, और महाराष्ट्र लड़का, अच्छा। ऐसा भी नहीं कि मतलब ये पढ़ा लिखा इंजीनियर है। अच्छा। उसका फोन ले लिया, पुलिस वाले दे नहीं रहे, उसको बोला कि जाओ ये एडवोकेट के पास जाओ, एडवोकेट के थ्रू लो। हमने सोशल मीडिया पर लिखा ओपनली, और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ हुआ। फिर पुलिस ने खुद फोन किया मुझे, पुलिस स्टेशन से मुझे खुद, कंट्रोल रूम से मुझे नेक्स्ट डे फोन आया सुबह, और उसी रात को ट्विटर पे भी मुझे उन्होंने मैसेज भी किया कि सर हमने दादर पुलिस स्टेशन बोल दिया और हो जाएगा। कल वो बंदे, परसों मैंने डाला था, कल वो बंदे को फोन मिल गया। अब मैं यही कह रहा हूं, अगर जर्नलिस्ट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो कौन बोलेगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे बहुत सारे, और बिना, मैं कह रहा हूं ना, आज तो हम सोशल मीडिया की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकते, जिस मीडियम पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। या यूट्यूब हो गया, या सोशल मीडिया में एक्स जो ट्विटर था, वो हो गया। मुझे आज भी याद है ना, जब मैं वो कुर्ला स्टेशन के बाहर, जब वो ऑटो नहीं मिल रहा था और पुलिस वाला
गाड़ी के अंदर बैठकर जो भी कर रहा था, तो जब मैंने हंगामा किया, वो वीडियो जब आया उसके बाद कितना बड़ा सीन था। अगर वो वीडियो नहीं होता और मैंने एक्स पे नहीं डाला तो शायद कभी नहीं वो पुलिस वाला सस्पेंड होता। मतलब काफी दौर आपने देखे हैं, ऊपर नीचे धमकियां वगैरह। जर्नलिज्म होने का मतलब जब हम इस लाइन में आ रहे हैं तो हो सकता है कि हमको ये फेस करना पड़े, हम उसके लिए ऑलरेडी मैं तो अब नहीं, अब जर्नलिज्म बहुत ये हो गया, ऑफिस बेस्ड जर्नलिज्म ज्यादा हो गया, घर पे बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। हम तो कोविड के वक्त भी बाहर निकला करते थे, मुझे याद है स्टेशन जाते थे, एलटीटी स्टेशन, थाने स्टेशन, यहाँ पे लोग कैसे जा रहे हैं, रोड पे कैसे चल रहे हैं, ये सब देखते थे। नहीं, मजा आया वैसे तो बात सुन के, और बहुत सारी वरुण जी बहुत सारी आपसे बात हमें पता चली है रेरा को लेकर, और कई सारे जो बहुत सारे डाउट्स थे, तो ऑब्वियसली जो मुझे एक्चुअली डाउट्स है वो मैंने क्लियर किया। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स के भी डाउट्स यही आम डाउट यही होता है ना। तो ये तो ये जो हमारे गेस्ट की बात आपने सुनी होगी, और उन्हें कई सारी हमको नॉलेज दी है कि भाई कोई घर खरीदता है तो उसको इस फैक्टर्स पे घर खरीदना चाहिए। तो वरुण जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर करी, और इसी के साथ हम ये आपसे अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ किसी नई टॉपिक पर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।